एबीपी न्यूज के खास प्रोग्राम शिखर सम्मेलन में अब हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं लखनऊ के सीएम हाउस से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। एबीपी न्यूज के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है योगी जी। थोड़ी सी हमको लगता है विधानसभा की कार्रवाई की वजह से देरी हुई होगी। हाँ, विधानसभा में था मैं जी जी जी। मोदी सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं और आपके भी आज 2 महीने हो गए। 19 मार्च को आपने शपथ लिया था। तो पिछले 3 सालों में कितना बदला है देश और पिछले 2 महीनों में कितना बदला है उत्तर प्रदेश? 5 मिनट में लोग जानना चाहते हैं आपकी बात। देखिए, 26 मई 2014 को केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए सरकार की जो कार्य पद्धति थी यह जन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाई थी। घोटालों की एक नई श्रृंखला खड़ी हुई थी। राजनेताओं के प्रति, राजनीतिक दलों के प्रति जनता में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया था और हर मोर्चे पर एक विफल सरकार यूपीए की जनता में जो आक्रोश था, जो अराजकता की स्थिति उस समय देश के अंदर देखने को मिल रही थी, उसमें आशा की एक किरण के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी दिखाई दे और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़कर के जो सफलता प्राप्त की, उसके बाद जन विश्वास का दायरा बढ़ता गया। आज भारतीय जनता पार्टी न केवल देश अपितु दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और पहली बार हो रहा है कि 2014 में जो जनविश्वास प्रधानमंत्री जी के प्रति था उसका विस्तार हुआ है, वो बढ़ा है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो अपना फोकस रखा वह योजनाओं के बारे में, विकास की योजनाओं के बारे में, सबका साथ सबके विकास की उस अवधारणा को उन्होंने एक मंत्र के रूप में निचले स्तर तक फैलाया। गांव को, गरीब को, किसान को, मजदूर को, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने की जो कार्रवाई उनके द्वारा प्रारंभ हुई, उसका परिणाम आज हम सबके सामने है। एक नए युग की शुरुआत हुई, एक नए भारत, एक श्रेष्ठ भारत के निर्माण की जो कार्य प्रारंभ हुआ, एक नया विश्वास जगा है हर तबके में, किसानों में, मजदूरों में, युवाओं में, महिलाओं में। ये एक बड़ी बात है और 3 वर्ष के बाद भी केंद्र सरकार पर, किसी भी मंत्री पर विपक्ष भी कोई आरोप नहीं लगा सकता। ये एक उपलब्धि है, राजनीतिक शुचिता का एक उदाहरण है और विकास की योजनाओं को जो एक नया आयाम दिया है सरकार ने, वह भी सबके सामने है। तो स्वाभाविक रूप से एक जो गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, जिसमें हमारी योजनाएं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को ध्यान में रख करके बननी चाहिए, किसी जाति, किसी मत और मजहब को नहीं, उस आधार पर। इसके अलावा हमारी योजनाएं लोक कल्याणकारी हों, लोक लुभावन न हों और उसको जिस रूप में रखा, जनधन योजना से लेकर के और स्वच्छ भारत अभियान तक आप चले जाइए, डिजिटल इंडिया से लेकर के आप मुद्रा बैंक योजना को आप देख लीजिए, यानी हर तबके का व्यक्ति उससे लाभान्वित हुआ और एक क्रांतिकारी निर्णय प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से इस देश की मातृशक्ति को सम्मान देने का कार्य। और मान करिए कि 5 करोड़ परिवारों के पास जब उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन, जिसने कभी सोचा भी नहीं था, जब उसके पास वह कनेक्शन पहुंचा है, तो उसको एहसास हुआ है कि हाँ, मैं भी इस आधुनिकता के साथ जी सकती हूं। जब इस देश का किसान आत्महत्या जो कर रहा था, उस किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से उसके नुकसान हुई फसल की भरपाई का लाभ मिलना प्रारंभ हुआ। उसको भी एहसास हुआ कि हाँ, एक भारतीय होने पर मुझे भी गौरव की अनुभूति है और सरकार मेरे बारे में सोच रखती है।
जब किसान सिंचाई योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के माध्यम से उसके पास योजनाएं पहुंचाई गई, उसके खेत तक पानी पहुंचाया गया, उसको नई आधुनिक तकनीक दी गई, उसके खेत के मृदा परीक्षण की कार्रवाई प्रारंभ हुई, उसको भी एहसास हुआ कि सरकार ऐसे होनी चाहिए, केवल बोलने के लिए नहीं, उस योजनाओं का लाभ भी उस तक पहुंचना चाहिए। जब किसी गरीब के सिर को ढकने के लिए छत प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से देना प्रारंभ हुआ, पहली बार हो रहा है कि 45,000 से राशि बढ़ा करके 1,20,000 ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए देने की कार्रवाई प्रारंभ हुई, तो उस व्यक्ति को एहसास हुआ है कि शासन ऐसे चलना चाहिए। उस लोक कल्याणकारी योजनाओं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की सक्रियता, प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को जो उन्होंने अंजाम दिया है, वह विश्वास के प्रतीक के रूप में उभरा है। इसलिए यह अभूतपूर्व अवसर है जब हम केंद्र सरकार की इन 3 वर्षों की इन उपलब्धियों को लेकर के न केवल आम जन के बीच में व्यापक जागरूकता के माध्यम से अगर कोई छूटा है उस तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचा सकें। पहली बार हो रहा है कि देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हो रही है, और स्वच्छ भारत अभियान में प्रधानमंत्री से लेकर के और सबसे निचले पायदान तक व्यक्ति उस एक जन आंदोलन में सहभागी बनता है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने वाला ये 3 वर्ष का कार्यकाल है। भारत को दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने वाला एक वह सरकार है जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, वह कार्य कर रहा है। तो उसी सरकार का अनुकरण करते हुए हम लोगों ने प्रदेश में भी कार्य प्रारंभ किया। आज 2 महीने हम लोगों के कार्य को उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं, और हम लोगों ने भी उस स्तर पर किसान को केंद्रित करके, युवाओं को केंद्रित करके, महिलाओं को केंद्रित करके, समाज के हर तबके को हम लोगों ने भी ध्यान में रख करके अपनी योजनाएं बनानी शुरू की। और हम लोगों ने इस बात को कहा कि सबका साथ और सबके विकास योजनाएं प्रदेश के 22 करोड़ लोगों को ध्यान में रख करके बनेंगी, किसी जाति, मत और मजहब को ध्यान में रख करके नहीं, और हम लोग उसको ईमानदारी से लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग तो जानते थे कि आपका नाम योगी आदित्यनाथ है, इसी नाम से हम सब जानते थे। आपने 19 मार्च को जब शपथ ली तो आपने आदित्यनाथ योगी के नाम से ली, यहाँ नेम प्लेट भी घर पे वही लगा। कोई टोटका था या किसी ने सलाह दी? न कोई टोटका था, न कोई उस प्रकार का था। चुनाव मतदाता सूची में मेरा जो नाम है आदित्यनाथ योगी है, और सामान्य भाषा में योगी आदित्यनाथ के रूप में लोग मुझे जानते हैं। अच्छा, अभी बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी हुई थी, तो आपने अपने भाषण की शुरुआत बड़े दूसरे तरीके से की। आपने कहा कि लोग सोच रहे होंगे कि मोदी जी ने किस नमूने को यूपी का सीएम बना के भेज दिया, मतलब ये बात कहाँ से आ गई? भाई, सवाल ये है कि जिस प्रदेश ने पिछले 12-15 वर्षों में कोई कार्य पद्धति देखी नहीं, कोई कार्य संस्कृति देखी नहीं, जहाँ पर 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद कार्यालय खुलते थे, जहाँ पर न खुलने का समय था, तो जब खुलने का समय नहीं तो बंद होने का तो कोई समय, बंद होने का समय था, तो ये चीजें नहीं थी। वहाँ पर एक नई कार्य संस्कृति जन्म ले रही, तो बहुत सारे लोगों को, आम जनमानस को अच्छा लग रहा है, लेकिन जो उस गलत दुष्प्रवृत्ति के शिकार हो चुके थे उन लोगों को बुरा भी लग रहा है। तो स्वाभाविक रूप से लोग सोच रहे होंगे कि भाई कैसे व्यक्ति को यहाँ भेज दिया है। अच्छा, ये बात आई थी कि आप सीएम बनेंगे, ये पहले से किसी ने सोचा नहीं था, बहुत सारे नाम चल रहे थे, आप भी सुनते होंगे। पहली बार कब लगा आपको, किसने बताया कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, किसने कहा, वो फैसला कहाँ हुआ? जिस दिन वो प्लेन भेजा गया था गोरखपुर, उस दिन पता लगा क्या? देखिए, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बारे में कहा कि भाई आपको जो है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में जाना है। ये कब की बात है? और 18 तारीख? हाँ, ये 18 मार्च की बात है, 17 मार्च की बात है। हाँ, 18 मार्च की बात है। उसके बाद 19 को शपथ ग्रहण हुआ है। उससे पहले आपको पता नहीं था कि आप सीएम बनेंगे? देखिए, उससे पहले हम लोग इलेक्शन कैंपेन में लगे थे। वो जो आपने बात बताई थी कि विदेश जाने के साथ हम लोग थे, चूंकि एक लंबा चुनाव प्रचार चला प्रदेश के अंदर, और उस प्रचार अभियान के साथ पहले से ही पार्टी के कार्यक्रम बहुत पहले से ही चल रहे थे, तो उन कार्यक्रमों के साथ जुड़े होने के नाते व्यक्ति रिलैक्स चाहता था कि भाई अब क्योंकि हम लोगों को दिन में 5 से 6 सभाएं हेलीकॉप्टर से करनी पड़ती थी, कभी वो 7 से 8 भी हो जाती थी। इसके बाद बाय रोड भी हम लोगों को 5-6 सभाएं करनी पड़ती थी,
और अभी रात्रि को अगर बैठना होता था समीक्षा की दृष्टि से तो देर रात हो जाती थी। तो व्यक्ति थोड़ा इस चीज को कर लेता है कि एक समय के बाद जो है, जब जैसे जैसे इलेक्शन के कार्यक्रम हमारे समाप्त होते गए तो वैसे वैसे व्यक्ति को एहसास होने लगा कि अब तो हम लोग एकदम ऐसे लगता था कि अब उठने की स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन 6 मार्च तक इलेक्शन कैंपेन चला, हम लोग उसके साथ पूरी तरह जुड़े रहे। उसी दौरान मेरे पास एक ऑफर आया, विदेश मंत्री जी ने मुझे कहा कि इस पोर्ट ऑफ स्पेन में जो है एक कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में विदेश मंत्रालय की ओर से संसदीय समिति को जाना है, अगर आप वहां जाने जाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पर भारतीय मूल के बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। तो मैंने अपनी सहमति इसके लिए दी। मैंने कहा भी मैं अच्छा होगा, क्योंकि मैं पिछले 3 वर्ष से कहीं जा भी नहीं पाया था। जब भी मेरे पास ऑफर आए तो मैं स्वयं मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मेरी रुचि नहीं बाहर जाने में। लेकिन भारतीय समुदाय के लोग हैं और वहाँ उनके बीच में जाकर के हम लोगों को एक अवसर मिलेगा, इसलिए मैंने अपनी सहमति दी। मैंने कहा मैं जो है 6 हाँ, अपना अंतिम चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद अगर होगा तो उन्होंने कहा कि हाँ होली के बाद वहाँ का कार्यक्रम बनेगा। मैं अपनी सहमति दे दिया था। लेकिन 11 तारीख को 10 को जब मेरा वीज़ा पासपोर्ट जब जमा हुआ वीज़ा लगने के लिए, तो पहले वहाँ से मेरे पास मैसेज आया कि आपका जो पासपोर्ट है वो वापस हो गया है, आपको नहीं जाना है। तो मुझे थोड़ा दुख जरूर हुआ कि भाई देखिए, मैं 3 वर्ष में पहली बार तो किया, लेकिन मुझे नहीं जाना है। फिर मैं चला आया, मुझे गोरखपुर आना था, तो होली के लिए गोरखपुर आना था। मैं तब आपके मन में कहीं लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है? नहीं, मैं इन सब चीज़ों के लिए बहुत मेरी वो नहीं थी न था। मैं एयरपोर्ट आया, एयरपोर्ट से मैं गोरखपुर आने के लिए एयरपोर्ट आकर के मुझे बताया विदेश मंत्री जी ने कि नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनकी यहाँ आवश्यकता है और किसी और को भेज दो उनके स्थान पर। मैं गोरखपुर आ गया। होली था हमारे यहाँ, होली का कार्यक्रम बहुत बड़ा होता है गोरखपुर में, तो उसी कार्यक्रम में मैं शामिल होने के लिए गोरखपुर चला आया। 16 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से संसदीय दल की बैठक में मुलाकात हुई, तो अध्यक्ष जी ने बुलाया बातचीत करने के लिए कि भाई बातचीत हुई। सामान्य रूप से इलेक्शन की पूरी उस पर बातचीत होती रही। उसके बाद फिर मैं उसके अगले दिन मैं गोरखपुर चला आया 17 को जब मैं गोरखपुर आया तो अध्यक्ष जी का ही फोन आया मेरे पास कि आप कहाँ हैं। मैंने कहा मैं तो गोरखपुर आया। अरे गोरखपुर क्यों चले गए? मैं तो यहाँ इंतजार कर रहा हूँ और आपसे ज़रूरी बात करनी है, आप तत्काल आइए। अब शाम के समय था, उस समय कोई ट्रेन भी नहीं थी, कोई प्लेन भी नहीं था, कोई व्यवस्था भी नहीं थी। फिर अगले दिन मैं दिल्ली पहुँचा। अध्यक्ष जी ने कहा कि आपको जाना है, जाइए, और इस ढंग से वहाँ पे फिर तो सारी कहानी पूरा देश जानता है। उसके बाद हर चीज़ आपके सामने। अच्छा, मैं तो आपके चुनाव प्रचार में कई बार रहा, मंचों पे भी देखा आपको। आप हर सभा में अखिलेश राज के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर बहुत कोसते थे। 2 महीने के वक्त में आपको भी नहीं लग रहा कि वही चीज़ आपके लिए भी सबसे बड़ी चुनौती बन गई है? देखिए, प्रदेश के अंदर व्यवस्था बिगड़ी हुई है। अखिलेश राज में अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता था और राजनीति के अपराधीकरण की एक जो उन्होंने गलत परंपरा को प्रदेश में डाला था, आज उसका अवसान हो रहा है। तब कोई चीज मरती है ना तो तेजी के साथ फड़फड़ाती है। ये अपराध, उत्तर प्रदेश का ये अपराधी वही फड़फड़ा रहे हैं, अंतिम श्वास ले रहे हैं। और हम कह सकते हैं बहुत शीघ्र आप देखना प्रदेश अपराध मुक्त होगा और पूरी तरह अपराध मुक्त करके रहेंगे प्रदेश को। सर, ये जो विधानसभा में मैं आपको सुन रहा था, तो विपक्ष ने आपसे मांग की कि 15 मार्च 2017 और से लेकर 15 अप्रैल 2017 और फिर पिछले साल की इसी दौरान का क्राइम का आंकड़ा दिया जाए। बिल्कुल। आपने कहा हम आप सबको भिजवाते हैं। बिल्कुल भेजेंगे। वो जो आंकड़े हैं उसमें आपके राज में अपराध बढ़ गए हैं? नहीं, कम हुए हैं अपराध। नहीं, डकैती और लूट में तो बढ़ गए। देखिए, आप देखें हत्या के मामले को देखिए, कम हुए हैं। हत्या के मामले में हर एफआईआर हो जाती है, पहले एफआईआर नहीं होती थी। हम लोगों ने स्पष्ट कहा है हर पीड़ित की एफआईआर लॉन्च करिए और एफआईआर लॉन्च करके फिर प्रभावी कार्रवाई करके रिजल्ट दीजिए। एक समय सीमा के अंदर चार्जशीट लगाइए। ये सारी कार्रवाई प्रारंभ हुई है। आप पिछले कार्रवाई को देखिए, इस कार्रवाई को देखिए। अब आप देखना इस धीरे धीरे निचले स्तर पर आएगा और पूरी तरह समाप्त होगा।
हम लोग जब 100 दिन के अपने रिकॉर्ड को लेकर के आएंगे, फिर 6 महीने के साथ आएंगे, फिर 1 साल के लेकर के आएंगे, आपको बहुत परिवर्तन दिखाई देगा। योगी जी, आपने जो शुरुआत में मांगा था कि 2 महीने में हम सब ठीक कर देंगे कानून व्यवस्था, हम कर रहे हैं ना। आज एक व्यापारिक तो आपने अब साल भर का मांगा आज मैंने कहा मैं 100 दिन की बोल रहा हूँ, 6 महीने की बोल रहा हूँ, 1 साल की बोल रहा हूँ। आज एक व्यापारी का अपहरण हुआ, तत्काल व्यापारी बरामद हुआ, अपराधी गिरफ्तार कुछ हुए हैं, कुछ होने जा रहे हैं। अन्य चीज़ों में भी हम लेके आ रहे हैं, बहुत ठोस परिणाम लेके आ रहे हैं, और बहुत बार ये चीज़ें भी एक्सपोज होंगी कि इसके पीछे कौन चेहरे हैं, ये भी हम करेंगे। मैंने साफ कहा विधानसभा में इस बात को, केवल अपराधी ही नहीं, हमारे टारगेट पे अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग भी होंगे, और वही व्यवहार हम उनके साथ भी करेंगे फिर जो एक अपराधी के साथ होना होगा। योगी जी तो पूरे एक्शन में हैं, करेंगे पूरे ताबड़तोड़ फैसले हो रहे हैं, पूरी एक्शन में पूरी सरकार होगी, पूरा प्रशासन होगा। देखिए, आपने एंटी रोमियो स्क्वाड वाला बनाया, सरकारी जमीन पे कब्जे वाली बात आपने कार्रवाई, किसानों की कर्ज माफी की, लेकिन जितनी तेजी से आपने फैसले लिए उतनी तेजी से वो अमल नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं लगता कि 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जो आपने दिया था वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा? कोई गड़बड़ नहीं होगा। अभी 40 दिन है ना बाकी। आप खुद भी कहते हैं कि 2 महीने का हिसाब 40 दिन का है ना भाई। मैं तो 2 महीने का भी दे रहा हूं और 100 दिन का भी देने जा रहा हूं। मैं कहीं मुकर नहीं रहा हूं। हर चीज का हम हिसाब देंगे और जवाबदेही जनता के प्रति होगी, पूरी तरह मजबूती के साथ होगी। जो हम लोगों ने वायदा किया है, हमारी पार्टी ने वायदा किया है, हम उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। ये बूचड़ खाने वाली जो बात है, क्योंकि मुझे याद है जब पार्टी का ये लोक कल्याण संकल्प पत्र जब आ रहा था तो आप भी मंच पर मौजूद थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ। इसमें ये बात है कि जो गैर कानूनी है वो तो बंद होंगे ही होंगे। इसमें यह भी लिखा है कि यांत्रिक कत्ल खाने उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अभी जो हाईकोर्ट का फैसला आया वो आपके लिए झटका नहीं है, क्योंकि आपने कहा था कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, यांत्रिक कत्ल खाने बंद कराने पर फैसला नहीं हुआ। देखिए, हम लोगों के सामने एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जी। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने बूचड़खानों के मुद्दे को लेकर के जो गाइडलाइन तय की है उसको प्रदेश सरकार पूरी मजबूती के साथ फॉलो करेगी, और जो भी उन मानकों को पूरा नहीं करेगा उसको बंद होना होगा। जो भी उन मानकों के सामने खरा नहीं उतर पाएगा, उन मानकों को नहीं तय करेगा, उसको बंद होना ही है। हुए भी हैं, आगे भी होंगे। और जो यांत्रिक कत्ल खाने हैं, मैं कह रहा हूं ना, एक मानक तय कर दिया गया है, उन मानक के साथ हम लोग करेंगे। दूसरा ये कि हम लोगों ने हाईकोर्ट के पूरे फैसले को हम लोग देख रहे हैं, हम उसके बारे में चेक करेंगे, और जहां भी होगा हम एक न्यायिक दायरे में रह करके कोई एक व्यवस्था जरूर तय करेंगे कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन हो। अखिलेश यादव जी ने आज शिखर सम्मेलन में कहा कि आपके 2 साल बाद, आपने खुद ही कहा था कि मेरी पहली परीक्षा होगी जब लोकसभा चुनाव होंगे 2019 में, तो उस वक्त तक मोदी जी के 5 साल हो जाएंगे, आपके 2 साल हो जाएंगे। तो उन्होंने ये कहा कि लोकसभा चुनाव में तो आप लोगों को 7 साल का हिसाब देना होगा। मैं क्या कह रहा हूं, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर और बेहतर प्रदर्शन करेगी। मतलब इस 73 से भी ज्यादा? मैं कह रहा हूं ना, अच्छा प्रदर्शन करेगी। हम लोगों ने जन विश्वास पर हम खरा उतरेंगे। अपनी कार्य पद्धति से, विकासोन्मुख कार्यक्रमों के माध्यम से और सुशासन के माध्यम से प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को फिर इस प्रकार का प्रचंड बहुमत प्रदेश के अंदर देगी। और यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में आने के साथ ही पूरे प्रदेश और पूरे देश के अंदर एक मैसेज जा चुका है कि अब जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। अब तो समाजवादी पार्टी के लोग भी कहने लग गए हैं कि भाई हम भी हिंदू हैं। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जिनको अपने आप को हिंदू बोलने में संकोच होता था, आज चौराहे पर खड़े होकर वे भी कह रहे हैं। तो एक एहसास तो अब उनको भी हो रहा है कि राजनीति कहाँ जा रही है। एक जब आप नई सरकार आई थी तो आपने सरकार प्राइवेट स्कूलों में जो फीसों की मनमानी है, अभी ट्विटर पे एक बंधु ने सवाल पूछा है, शैलेंद्र ने, कि जो सरकार, ये जो प्राइवेट स्कूल हैं, इनके फीस को जो बढ़ाए जा रहे हैं बेतहाशा, उनको रोकने के लिए आप कुछ करने वाले? देखिए, कमेटी बनी है, लेकिन एक कमेटी बनी और रेगुलेट करने के लिए। देखिए, उसमें कोर्ट के कुछ आदेश हैं पहले से। हम लोग कोई भी निर्णय ले तो उसमें हमें न्यायिक उसको देखना पड़ेगा, न्यायिक दायरे को देखना पड़ेगा कि न्यायालय ने इससे पहले कौन सी डायरेक्शन दिए हैं। उस दायरे में रहकर हमारी कमेटी बनी हुई है और उसको रेगुलेट करने के लिए क्या हम कार्य कर सकते हैं उसमें हम लोग करेंगे।
ये जो बिजली का आपने कहा कि अगले साल पावर फॉर ऑल आपने एक बना दिया कि 24 घंटे जिला मुख्यालय में देंगे, गांव में इतने घंटे, तहसील में इतने घंटे। आज आपने शायद कहीं कहा कि मैं हेलीकॉप्टर से रात में वो देखता हूं, मैं देखा हूं, मैं चेक किया हूं, मैंने चेक किया है पूरा, और मैंने इस चीज़ को आप देखिए सुनी सुनाई बातों पर नहीं, मैं इस चीज़ को एहसास किया था। इलेक्शन के दौरान जब हम लोग जाते थे, हेलीकॉप्टर से अंधेरा हो जाता था या हमें एरोप्लेन से इधर जाना पड़ता था, तो उत्तर प्रदेश यानी जहां से अंधेरा शुरू होते हम मान लेते थे उत्तर प्रदेश आ गया है, और मुझे प्रसन्नता है। अब आप रात को निकल जाइए, उत्तर प्रदेश के अंदर हर गांव में रात्रि को बिजली चमकती हुई दिखाई देगी, जलती हुई दिखाई दे रही है, और यह एक उपलब्धि सरकार की है। हमने जो कहा था हमने किया है। 24 घंटे हर जिला मुख्यालयों को हम लोग दे रहे हैं, 20 घंटे तहसील मुख्यालयों को दे रहे हैं, 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्र को दे रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में जर्जर तार और पोल है, जर्जर व्यवस्था है, उसका थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है क्योंकि वहां पर पूरी बिजली नहीं मिल पा रही, लेकिन फिर भी प्रयास है 17 घंटे 16 घंटे तक ग्रामीण क्षेत्र में मिल जाए। तहसीलों में भी उस ढंग से करने का प्रयास हो रहा है। ट्रांसफार्मर जलने पर हो सकता, अगर लोग टोल फ्री नंबर पर सूचना दे रहे हैं तो 48 घंटे के अंदर बन पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है तो जैसी जानकारी मिल रही है तब भी उनको करने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों ने अब लोगों के सामने एक प्रस्ताव रखा है कि देखिए, पहले कनेक्शन नहीं मिलते थे, पावर फॉर ऑल के अंतर्गत ये व्यवस्था दे दी गई है कि हर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हर परिवार को मुफ्त में कनेक्शन देंगे, लेकिन वह बिजली का बिल भरेगा बाद में। बिजली का बिल भरने के साथ जहां पे हमारा लाइन लॉस 15% से नीचे होगा, हम ग्रामीण क्षेत्र में वहां पर भी 24 घंटे बिजली की आपूर्ति करेंगे, और ये कार्रवाई हमारी चल रही है, हम इसको लागू तो जो शाम में आप हेलीकॉप्टर से कहीं जाते हैं, आजकल कल से फिर आप दौरे पे निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, तो उसके बाद हम माने कि अब शाम में आप देखेंगे कि नीचे के गांव और इलाके जगमग हैं। भाई मैं जाऊंगा, उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। हमारी पार्टी ने उनके सामने जो वायदे किए हैं, आखिर उसको लागू करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है, और हम लोग इसको देखेंगे, एक एक चीज को वॉच करेंगे। सड़क बन रही कि नहीं बन रही है, बिजली की स्थिति कैसी है, पानी की स्थिति कैसी है, कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है, जहां कमियां होंगी उसको सुधारेंगे। 5 बार आप सांसद रहे लगातार गोरखपुर से, लेकिन संगठन में कभी नहीं रहे, आप पार्टी के स्टार प्रचारक जरूर रहे। तो ये जो बीजेपी है, संघ है, और आप यूपी के मुख्यमंत्री हैं, तो इन तीनों में समन्वय में तालमेल की दिक्कत होती है क्या? ऐसी कुछ बातें सुनने में आ रही हैं चर्चा? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एक लक्ष्य को लेकर के चले हैं, प्रदेश का सर्वांगीण विकास और सुशासन स्थापित हो, यह पार्टी का लक्ष्य है। इसको लेकर के सब लोग चल रहे हैं और उसी को लेकर के हम लोग कार्य कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे आप शायद? जो भी स्थिति होगी हम लोग हर चीज को फेस करने को तैयार। कुछ सोचे हैं कहां से लड़ेंगे? लोग जानना चाहते हैं। प्रदेश की जनता जहां से कहेगी, पार्टी जहां से कहेगी, वहां से चल लेंगे। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि योगी जी आजकल बदले बदले से नजर आते हैं। मुझे भी लगता है। कैसे? क्योंकि हम जिनको चुनाव से पहले जानते थे वो आक्रामक तेवर वाले योगी जी, अब हमेशा मुस्कुराते हुए योगी जी, बहुत संभल के सबका साथ, सबका विकास, सबके विकास की तो बात हम पहले भी करते थे। अब आप टीका और टोपी दोनों में फर्क वाली बात नहीं करते। टीका तो मेरा आज भी लगा होगा, टीका में कोई कमी है क्या? नहीं। सर्दी आएगी टोपी भी पहनेंगे। कुछ बदल गए हैं ना? नहीं, कोई बदलाव नहीं है। जो मैं पहले था वही आज भी हूँ। पहले जो हम चुनाव के पहले जिन योगी जी को जानते थे वो वाले नहीं, अब थोड़े से डिप्लोमेटिक हो। आज भी चुनाव में जाएंगे वही बात करेंगे। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अरे बिल्कुल, जो मुद्दे होंगे मुद्दों पे बात करेंगे। सुना बिहार भी जा रहे हैं लालू यादव और नीतीश कुमार के गढ़ में? बिल्कुल, बिहार भी जाएंगे, और जहां भी अभी 3 वर्ष के कार्यकाल के दौरान पार्टी कार्यक्रम देगी वहां के लिए मैं जाऊंगा। मतलब कोई खास वजह जिसके लिए आपको बिहार भेजा ऐसा नहीं है, हमने भी चुना है। हम लोगों को भी, भाई मेरा पड़ोसी राज्य है, हम लोग जाएंगे, और पार्टी के लिए सरकार की उपलब्धियों को लेकर के पब्लिक के बीच में जाना कोई बुरी बात थोड़े है। इन उपलब्धियों से जनता भी, बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं सेंट्रल केंद्र की जो विरोधी दलों की सरकारों ने अपने यहाँ लागू नहीं कर रहा है, और उससे जनता को हानि हुई है। आप उत्तर प्रदेश का देख सकते हैं। लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र की मोदी जी की सरकार 2014 से प्रदेश को देना चाहती थी। 150 ऐसी एम्बुलेंसेस थी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं ली, हमारी सरकार आई, हमने लागू किया। इसी प्रकार से एनएचएम के अंदर और भी तमाम योजनाएं थी, आवासीय योजनाएं हैं। 27 लाख आवास उत्तर प्रदेश को मिलने हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, इन्होंने नहीं लिया कोई भी आवास। तो
जब प्रचार प्रसार होगा तो पब्लिक से भी तो डिमांड होगी ना कि हमें आवास आखिर क्यों नहीं आप दे रहे हैं जब केंद्र सरकार दे रही है। तो इसके लिए तो हमें जाना ही चाहिए। ये जो भी रिवर फ्रंट की आपने जांच कराई, हाँ। जांच रिपोर्ट आपके पास आ गई है, फिर अभी सीएजी रिपोर्ट आई, उसमें बहुत सारी चीजें कही गई कि अखिलेश सरकार में स्कूल से लेकर के बहुत सारी चीजों में हाँ। खर्च हुआ। इन सब की आप जांच करवाएंगे क्या? देखिए, या फिर जांच ही होगी, कार्रवाई नहीं होगी? देखिए, हम किसी भी जांच को जांच के अपने एक दायरे होंगे। जहां पर विकास के नाम पर लूट हुआ है और यह लूट प्रदेश की 22 करोड़ जनता के पेट पर लात मार करके हुई है, मुझे लगता है मुझे या किसी को अधिकार नहीं है उन अपराधियों को बचाने का जो लूट के लिए जिम्मेदार हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए और ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके कुछ दायरे हैं, कुछ तरीके होंगे, उनको हमें फॉलो करने दीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। एक बार मैं अमरोहा में आपका भाषण सुन रहा था, यही यूपी विधानसभा चुनाव का, हसनपुर की बात है। आपने मंच से कहा भाई यहाँ का नाम क्या है, लोगों ने कहा हसनपुर है। तो कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो नाम बदलेगा, बदलना चाहते हो? सबने कहा हाँ। तो मोदी जी का वादा तो आप सब पूरा कर रहे हैं यहाँ। आपने जो वादा किया था, क्या मान के चलें कि हसनपुर का नाम बदले, फैजाबाद का नाम बदले, आगरा का नाम बदले? देखिए, हमने अयोध्या फैजाबाद को मिलाकर के एक नगर निगम अयोध्या के नाम पर कर दिया है, ठीक है ना। मथुरा वृंदावन के नाम पर भी एक नगर निगम हम लोगों ने दिया है, नया नगर निगम बनाया है। आने वाले समय थोड़ा कार्य करने दीजिए, परिवर्तन आपको हर स्तर पर दिखाई देगा। कई लोग आपस में ना, अब जाएंगे यूपी में तो बहुत लोग चर्चा करते हैं कि 2019 में मोदी जी पीएम के उम्मीदवार होंगे, पर इसके बाद 2024 आएगा तो अपने मन में कहते हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। भैया देखिए, मैं किसी पद के लिए दावेदार नहीं हूं। मैं उत्तर प्रदेश में हूं, पार्टी ने मुझे यहां जिम्मेदारी दी है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग कार्य कर रहे हैं। अभी तो प्रदेश के अंदर ही हम लोगों को अपने आप को साबित करना है और यह हमारे लिए प्रतिष्ठा नहीं, एक परीक्षा है। उस परीक्षा के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। उस परीक्षा में खरा उतरने दीजिए। प्रदेश के अंदर पहले परिवर्तन करवाइए, परिवर्तन करने में आप लोग सहयोग करिए, प्रदेश को पॉजिटिव न्यूज देने का प्रयास करिए, अच्छाइयों को भी थोड़ा दिखाने का प्रयास करिए। तो मोदी जी की तरह न्यूज नकारात्मक समाचारों को थोड़ा कम करेंगे तो पब्लिक भी सकारात्मक दिशा में सोचना प्रारंभ करेगी, तो इस सकारात्मक दिशा में बढ़ें थोड़ा। आप हिंदू वाहिनी के संरक्षक भी हैं। हाँ, हिंदू वाहिनी पर कई बार सवाल उठते रहे हैं। चूंकि अब आप मुख्यमंत्री बन गए हैं तो वो सवाल और उठेंगे, इस बात का एहसास आपको भी होगा। हाँ। आपने बैठक भी ली थी अभी गोरखपीठ में, अभी जब आप गोरखपुर गए थे। इस हिंदू वाहिनी का आप क्या करेंगे? आप इसे चलते रहने देखिए, देंगे? वह एक सांस्कृतिक संगठन है, कोई राजनीतिक संगठन नहीं। एक दूसरा, मैंने कोई बैठक नहीं ली थी, मैंने केवल अपने सांसद प्रतिनिधियों की बैठक ली थी। मैं एक सांसद भी हूं गोरखपुर से, तो सांसद प्रतिनिधियों की बैठक ली थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी थे, महानगर अध्यक्ष भी थे, पूर्व अध्यक्ष भी थे, तो सभी लोग उसमें थे। तो उनके साथ केवल मैं उन विकास की योजनाओं के बारे में जो हम लोगों ने प्रारंभ की थी, उन योजनाओं के बारे में बैठे थे और आगे कैसे विकास की योजनाएं के आगे बढ़ सकती हैं, स्वच्छ भारत अभियान में हम लोग क्या योगदान दे सकते हैं। हर कार्य केवल सरकार के भरोसे होगा, कुछ पब्लिक कंट्रीब्यूशन से हो सकता है, जन जागरूकता के माध्यम से हो सकता है। तो इस दृष्टि से वो बैठक ली गई। अब सबसे आखिरी सवाल है, महत्वपूर्ण भी है, जो बार बार मोदी जी भी कहते थे, किसानों की कर्ज माफी का। आपने पहली कैबिनेट की बैठक में ये फैसला ले लिया, उसमें ये कहा गया कि बॉन्ड के जरिए किसानों का कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। नहीं, फिर आपके तरफ से उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 31 मार्च 2016 तक लघु और सीमांत किसानों के फसली ऋण को हम लोगों ने माफ कर दिया है। वो पैसा प्रदेश सरकार सीधे बैंकों को उपलब्ध करवाएगी। किसानों को उस पैसे से, यानी वह पैसा किसानों के लिए, मुझे लगता है कि किसानों को हम लोग उससे मुक्त रखेंगे। बैंकर्स और स्टेट गवर्नमेंट आपस में तय करेगा उसका क्या दायरा होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए। और ये तो हम लोग बैंकों के हित में किए हैं, क्योंकि इसमें लगभग 5,500-6,000 करोड़ रुपए वह है जो एनपीए हो गया था, वह भी स्टेट गवर्नमेंट, यानी जो पैसा डूब चुका था वह भी हम स्टेट गवर्नमेंट को देने, स्टेट गवर्नमेंट बैंकों को देने जा रही है। तमाम बैंक जो खासतौर से कोऑपरेटिव बैंक हैं, वे बैंक जो
एनपीए होने के बाद स्वयं दिवाला हो जाते, उन बैंकों की स्थिति सुधरेगी। इसलिए हमारी और बैंकर्स के बीच वो बात हो रहेगी कि हमें उसको किस रूप में वहां करना, लेकिन किसान तो पूरी तरह उससे मुक्त हो जाएगा। किसानों की कर्ज माफी योगी सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। योगी आदित्यनाथ जी के साथ ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।